हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक एंड दैट इज अबाउट फ्रोजन सेक्शन। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रोजन सेक्शन का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, उसके बाद कौन सा स्टेन करते हैं, कितना कम टाइम में हम लोग फ्रोजन सेक्शन करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रोजन सेक्शन। तो वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट विल नॉट मिस दैट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फ्रोजन सेक्शन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो से बात करके आ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, तो वैसे ही बायोप्सी के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स करते हैं, एम्बेड करते हैं। जैसे कि हमने हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो भी कुछ पढ़ा था, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 3 to 4 days टाइम फॉर द टिश्यू सेक्शन टू बी एग्जामिन्ड। बट ऐसा अगर मेथड होगा जो कि हम लोगों को जल्दी इमीडिएट रिपोर्ट दे सकता है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? तो फॉर दैट केस वी गो फॉर फ्रोजन सेक्शन। तो फ्रोजन सेक्शन में क्या होता है ना, ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर सर्जन रिमूव्स ए पर्सन ऑफ दैट टिश्यू फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड देन द पैथोलॉजिस्ट फ्रीजेस द टिश्यू इन द क्रायोस्टेट। सो उसके बाद क्या करते हैं ना, माइक्रोटोम जो होता है वो क्रायोस्टेट के अंदर ही होता है। उसके बाद सेक्शन कटिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेन करते हैं बाय एची स्टेन और टोल्यूडिन ब्लू स्टेन। तो उसके बाद हम इमीडिएटली रिपोर्ट निकालते हैं। तो इट टेक्स ओनली 20 to 25 मिनट्स। तो ये मेथड हम लोग कहाँ पे करते हैं? व्हेन द पेशेंट इज इन द ओटी और इन द ऑपरेशन थिएटर, तो उसी टाइम हमें इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रोजन सेक्शन करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फ्रोजन सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। ठीक है, और कमेंट भी कर देना अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रोजन सेक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ बायोप्सी एक्चुअली एंड दिस इज अ रैपिड सेक्शन कटिंग। हम क्या करते हैं ना, बहुत ही जल्दी हमें रिपोर्ट मिल जाता है, इमीडिएट रिपोर्ट मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी ही रिपोर्ट देख लेते हैं कि लीजन कितना हुआ है और एक्सटेंट ऑफ लीजन कितना मतलब हुआ है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमको कितना पार्ट रिमूव करना है या फिर कितना पार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज अ रैपिड मेथड। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम फ्रोजन सेक्शन का प्रिंसिपल देखेंगे, द रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू सैंपल मेक्स द वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो उसमें क्या होता है ना, जब हम एक टिश्यू को फ्रीज करते हैं और उसके बाद वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, when it cools it becomes the ice। तो आइस में क्या होता है ना, it acts as a embedding media for the tissue so that it can be easily cut। वो जो टिश्यू के है वो फॉर्म बना देता है ताकि ये हार्ड हो जाता है। सोचो, वाटर इज नॉर्मल एंड अगर वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं तो इट बिकम्स आइस। तो आइस क्या होता है ना, इट इज हार्ड। तो ये जो है हार्ड, तो इट एक्ट्स एज ए एम्बेडिंग मीडियम फॉर द टिश्यू सो दैट द टिश्यू इज कट इजीली इन द माइक्रोटोम। इसके लिए हमें ना ही पैराफिन यूज करना पड़ता है, ना ही एनी एम्बेडिंग मीडिया। जैसे कि हम लोग बायोप्सी के टाइम जो कि 3-4 दिन लेता था रिपोर्ट निकालने के लिए, वहाँ पे हम पैराफिन वैक्स यूज करते थे एज ए एम्बेडिंग मीडिया, बट यहाँ पे ये नहीं होता। और इसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि देखो टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम पे इन द टाइम ऑफ बायोप्सी व्हेन वी आर डूइंग दैट बायोप्सी इन द हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन, हम लोग क्या करते थे ना, उसको टिश्यू प्रोसेसिंग करते थे बाय जाइलिन, देन टिश्यू इम्प्रेगनेशन करते थे, फिर डिहाइड्रेशन वगैरह करते थे। वो जो सब कुछ स्टेप्स था, ये यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन में ये सब कुछ स्किप हो जाता है। ठीक है, तो कितना अच्छा होता है, इमीडिएट रिपोर्ट, हमें इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज फ्रोजन सेक्शन। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि द रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू सेक्शन इन द क्रायोस्टेट। तो क्रायोस्टेट क्या होता है, क्रायोस्टेट इज द मशीन where the rotary microtome is present, also the freezing point is there। so उसी मशीन पे ही हम लोग क्या करते हैं ना, टिश्यू को फ्रीज कर देते हैं। उसी के अंदर जो रोटरी माइक्रोटोम है उसी से हम टिश्यू ब्लॉक को सेक्शन कट करते हैं। उसके बाद हम स्टेनिंग पे जाते हैं। चलिए थोड़ा क्रायोस्टेट के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रायोस्टेट जो है ये एक मशीन है जो कि एग्जाम में आता ही है बिल्कुल। मतलब जैसे कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव ये सब कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैसे ही हिस्टोपैथोलॉजी में ये जो कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रायोस्टेट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्रायोस्टेट क्या होता है ना, ये जो क्रायोस्टेट होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू -35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सोचो, तो इट एक्ट्स एज ए फ्रीजिंग फॉर द टिश्यू। तो ये क्या करता है ना, फ्रीज करने में हेल्प करता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही है 0 to -35 डिग्री सेल्सियस। बट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर कट इन द -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस। -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हम लोग टिश्यूज को
क्या करते हैं ना, वी कट द टिश्यूज, ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द क्रायोस्टेट। अगर हम देखेंगे कि वो जो क्रायोस्टेट होता है, तो क्रायोस्टेट का अगर कुछ पार्ट्स अगर हम देखेंगे, जहाँ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये रहता है क्रायोस्टेट, और उसके अंदर जो होता है रोटरी माइक्रोटोम आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और बाहर पे उसका जो फिल होता है, जैसे को आप लोगों को रिमूव करना पड़ता है, वो बाहर रहता है। तो आप लोग एक स्ट्रोक दोगे, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा ना, सेल्फ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे नाइफ होल्डर रहेगा, ब्लॉक होल्डर भी रहता है, एक होता है चॉक, CHUC चॉक भी रहता है, जिसके अंदर आप लोगों को डालना होता है वो ब्लॉक को। तो फिर ये सब स्पेसिमेन होल्डर भी होता है। ये सब कुछ जो पार्ट्स ऑफ द क्रायोस्टेट होते हैं, जिसके आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब मेरे पास तो लैब नहीं है ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बता सकूँ कि कौन सा पार्ट कौन सा पार्ट क्या है, बट पिक्चर में जैसे कि आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, वही सेम टू सेम चीज़ होता है इन द प्रैक्टिकल। व्हेन यू विल गो फॉर द प्रैक्टिकल, यू विल ऑल्सो सी द सेम थिंग्स विच आर हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो ये क्रायोस्टेट होता है। तो क्रायोस्टेट मशीन में ही हम लोग क्या करते हैं ना, वो टिश्यू को सेक्शन कट करते हैं बाय फ्रीजिंग इट, बाय कूलिंग द टिश्यूज, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल हो गया ऑफ द दिस फ्रोजन सेक्शन। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द, चलिए फिर अब बात करते हैं क्रायोस्टेट सेक्शनिंग के बारे में कि कैसे क्रायोस्टेट में सेक्शनिंग होता है। तो पहले तो ये हो गया कि पहले जो स्पेसिमेन को कट होगा या फिर ग्रासिंग होगा, तो हम लोग जो लाते हैं जो स्पेसिमेन या फिर द स्मॉल बायोप्सी विच वी टेक फ्रॉम दैट ह्यूमन बॉडी एट द ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, वो टिश्यू को लाते हैं, उसको स्मॉल साइज में कट करते हैं। सो द कटिंग ऑफ द स्पेसिमेन एंड द ग्रासिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रायोस्टेट सेक्शनिंग। क्रायोस्टेट सेक्शनिंग के फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि ग्रासिंग होगा या फिर जो स्पेसिमेन को कट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, आइडेंटिफाई द टिश्यू। क्योंकि देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड लेवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी। क्योंकि किसी का अगर हमें पता चल जाता है कि मैलिग्नेंट है, जो कि उसी पेशेंट का नहीं अदर पेशेंट का हमने उस वहाँ पर एक नाम लिख दिया है, तो सोचो मतलब क्या हो सकता है उसका फ्यूचर जो होता है, मतलब उसका क्या होगा। तो इसीलिए लेवलिंग जो होता है या फिर आइडेंटिफिकेशन होता है कौन सा पेशेंट का कौन सा टिश्यू है, तो वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन भी हमको लेना चाहिए, उसका क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो मतलब हिस्ट्री को भी लेना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन, देन वी विल टेक द क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एंड देन वी विल कट द स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रायोस्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम जो ग्रॉसिंग जो होता है स्पेसिमेन को कट करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसका कलर कैसा होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, उसका कंसिस्टेंसी क्या है। तो इसके बारे में हम लोग मतलब लिखना है, इसको भी रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद विल कट द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को कट करने से पहले उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर हार्ड मटेरियल कुछ ना हो। अगर कुछ हार्ड मटेरियल है तो उसको तुरंत ही निकाल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको हम सेक्शन कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डिकैल्सिफिकेशन होता ही नहीं है। तो अगर बोनी टिश्यू या फिर कुछ हार्ड टिश्यूज होगा तो हम डिकैल्सिफाई करने के लिए कुछ डिकैल्सिफिकेशन एजेंट भी नहीं है, तो फ्रोजन सेक्शन हमें इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो हार्ड मटेरियल होगा उसको थोड़ा निकाल देंगे। उसके बाद हम सॉफ्ट टिश्यू को लेंगे और उसके बाद देखना है कि वो टिश्यू फ्रेश है एज वेल एज फिक्सेटिव वहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। इसको हमें ध्यान पे रखना चाहिए कि द टिश्यू शुड बी फ्रेश एंड विदाउट द फिक्सेटिव, एंड आफ्टर दैट वी विल कट द टिश्यू। दिस इज कॉल्ड एज द कटिंग ऑफ द स्पेसिमेन इन द फॉर द फ्रोजन सेक्शन। दिस इज अबाउट द कटिंग ऑफ द स्पेसिमेन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो जो टिश्यू सेक्शन हो वो हमें स्मॉल पीसेस ऑफ द टिश्यू सेक्शन वी विल टेक। क्योंकि अगर हम स्मॉल पीसेस नहीं लेंगे तो सेक्शन कटिंग के टाइम पे वो हार्म कर सकता है। और उसके बाद हम मल्टीपल सेक्शंस लेते हैं, मतलब एक अगर मास होगा तो मल्टीपल सेक्शन, एक साइड से और फिर अदर साइड से, कर्नर के साइड से, ठीक है। मल्टीपल सेक्शंस अगर हम लेते हैं तो फिर हमें मतलब पूरा पता चल जाएगी इसमें क्या मतलब कौन सा लीजन है, कैसा लीजन है, कितना तक लीजन एक्सटेंड हुआ है, और फिर वो जो एरर को मिनिमाइज कर देते हैं। क्योंकि हम जैसे कि छोटा ही पीस लेते हैं तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली कितना लीजन एक्सटेंड हुआ है। तो इसीलिए अगर हम मल्टीपल सेक्शंस लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू मिनिमाइज द एरर इन द फ्रोजन सेक्शन। सो दिस इज अबाउट द कटिंग ऑफ द स्पेसिमेन। अगर हम साइटोलॉजी ऑफ द टिश्यू के बारे में बात करें तो देखेंगे कि इम्प्रिंट स्मीयर भी यहाँ पे यूज होता है। तो इम्प्रिंट स्मीयर क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इम्प्रिंट स्मीयर क्या होता है ना, डायरेक्टली टिश्यू के कंटैक्ट में हमारा स्लाइड आ जाता है, ठीक है। सपोज दिस इज द टिश्यू एंड दिस इज द स्लाइड। ये स्लाइड क्या होगा ना, डायरेक्टली हम टिश्यू के अगर ऊपर रख देंगे तो क्या होता है ना, वो जो डायरेक्टली पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन का जो मतलब कंटैक्ट आता है स्लाइड में, उसके बाद वो इम्प्रिंट होता है स्लाइड में। तो स्लाइड को उसके बाद हम लोग स्टेन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें एक्सीलेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है
कहाँ पे कौन से, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो लिम्फोमा इन केस ऑफ लिम्फ नोड में अगर लिम्फोमा हुआ है तो इम्प्रिंट स्मीयर से उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि हमें अच्छे से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिख जाए। उसके बाद और एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हुआ तो ब्रेन ट्यूमर में हम लोगों का क्या होता है ना, इफ विल क्रश द टिश्यू, क्रश CRUSH, क्रश द टिश्यू। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, क्रशिंग के बाद उसको स्लाइड में लेते हैं तो उसको भी एक्सीलेंट मॉर्फोलॉजिकल रिजल्ट आता है इन केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। सो दिस इज अबाउट द साइटोलॉजी ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप और पहला स्टेप ऑफ द सेक्शन कटिंग, मतलब कि जो होता है क्रॉसिंग और द कटिंग ऑफ द स्पेसिमेन, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचो हम लोग बायोप्सी के टाइम पे क्या पढ़े थे, उसके बाद हम एम्बेडिंग करेंगे क्योंकि उसको एक चाहिए ना एक सपोर्ट, उसके बाद ही हम अच्छे से उसको सेक्शन कट कर सकते हैं इन द क्रायोस्टेट। तो वो जो सपोर्टिंग मीडिया यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैं प्रिंसिपल ऑफ द क्रायोस्टेट जैसे कि बताई मैं, फ्रीजिंग, मतलब वो जो वाटर है उसको कूल करके उसको फ्रीज करके हम आइस बना देते हैं, जो कि हेल्प होता है एज ए एम्बेडिंग मीडियम फॉर द टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो टिश्यू सैंपल है उसको क्या करेंगे ना, एक मोल्ड जैसे कि मैं बताएगी कंटेनर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में हम लोग लिए थे एल मोल्ड, ठीक है, जो कि एल ब्लॉक को अगर हम मतलब एक जॉइंट कर देंगे तो वो कंटेनर हो जाता था बिल्कुल एक स्क्वायर शेप, तो वो ब्लॉक बनता था। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक कैसे बनाएंगे, तो एक मोल्ड के सेंटर पे हम लोगों को टिश्यू को रख देना है। उसके बाद वी विल पोर OCT। देन OCT क्या है, OCT the optimum cutting temperature compound, so it is a type of embedding medium used for frozen section and इसका ये मतलब it is made up of glycols and resins, ठीक है। तो OCT ये जो होता है optimum cutting temperature compound, हम लोग ज़्यादा इन एक्सेस ऐड कर देंगे वो टिश्यू जो कि मोल्ड में है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसको क्रायोस्टेट में रख देंगे ताकि वो अच्छे से फ्रीज हो जाए और फर्म बन जाए, हार्ड हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, क्रायोस्टेट में उसको कट इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वो फ्रीज मतलब वो जो क्रायोस्टेट के अंदर में हम लोग रख दिए वो मोल्ड को। उसके बाद विल सी द कलर चेंज, अगर वो वाइट से या फिर वाइटिश कलर चेंज होता है हमें पता चल जाएगी ये अच्छे से फ्रीज हो गया है। अभी टाइम है क्या करने का, सेक्शन कट करने का। अभी सेक्शन कट करने से पहले वी विल नीड ए ब्लेड, तो ब्लेड को अपने अरेंजमेंट से अपने जगह पर, ब्लेड के जगह पर रखना है। उसके बाद ब्लॉक को लाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रिमिंग करेंगे। जैसे कि मैं बताई थी सेक्शन कट इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट उसको ट्रिमिंग करना पड़ता है। तो ट्रिमिंग क्या होता है, जो एक्स्ट्रा OCT मतलब एक्स्ट्रा जो ऑप्टिमम कटिंग टेम्परेचर कंपाउंड जो होता है उसको, जो आगे टिश्यू के आगे जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले उसको ट्रिम कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सेक्शन कट और द फाइनल कटिंग हियर कम्स नाउ, ठीक है। तो अब लोग हम फाइनल कट करेंगे। फाइनल कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक डिसएडवांटेज है क्रायोस्टेट का, ये सीरियल सेक्शंस ऑफ द टिश्यू नहीं देता है। जैसे कि हम लोग बात किए थे हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में, रोटरी माइक्रोटोम में हम जब सेक्शन कट करते हैं हम लोग पैराफिन वैक्स लेते हैं एज ए एम्बेडिंग मीडिया। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सीरियल सेक्शंस लेता है। क्योंकि जब अब मैं बताई थी सेक्शन टू वाटर के टाइम पे कि वो जो 2 और 3 टिश्यूज वहाँ पे वाटर बाथ में हम लेते हैं, फिर उसके बाद उसको स्लाइड पे जितना हमें चाहिए उतना ही कट करके लाते हैं। वो जो सीरियल सेक्शंस बनता था रिबन शेप्ड, सेक्शन कट करने के बाद ये जो होता है ये यहाँ पे क्रायोस्टेट में नहीं होता। तो ये एक डिसएडवांटेज है, छोड़ो उसको, अभी तो हमें इमीडिएट रिपोर्ट ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल टेक दैट सैम्पल और वी विल टेक दैट सेक्शन कट सैम्पल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसको स्लाइड में रख देंगे। इमीडिएटली क्या करना है ना, विल फिक्स दैट टिश्यू बाय एडिंग मिथेनॉल और बाय 1% और 95% इथेनॉल फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर हम मिथेनॉल ऐड करें तो 1 मिनट तक ऐड करना है, अगर हम 95% इथेनॉल ऐड करें देन वी विल ऐड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद वो टिश्यू सेक्शन क्या हो गया ना, फिक्स हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि इमीडिएटली उसको फिक्स करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, वो सेल्स स्वेलन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो साइटोप्लाज्मिक मार्जिन था वो मार्जिन हो जाएगा, हमें अच्छे से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से नहीं दिख सकेगा इन द माइक्रोस्कोप। सो फॉर दैट रीजन वी विल फिक्स द टिश्यू इमीडिएटली। हमारा यहाँ पे सेक्शन कट इन द क्रायोस्टेट कंप्लीट हो जाता है। हमें जो स्लाइड में जो टिश्यू सैंपल्स चाहिए हमारे स्लाइड पे वो आ ही जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग स्टेनिंग करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग 2 स्टेनिंग को ही यूज़ करते हैं मेनली। H&E स्टेनिंग को तो मतलब कॉमन है, उसके बाद हम टल्यूडिन ब्लू स्टेन भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि HE स्टेन यहाँ पे कितना कम टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। पहले उसको क्या करना है ना, रिंस इन टैप वाटर, उसके बाद हम लोग हीमोटॉक्सिलिन में 1 मिनट तक रखेंगे।
1 मिनट तक, वहाँ पे 5 मिनट तक रखते थे, यहाँ पे 1 मिनट तक रख रहे हैं, ठीक। हीमोटॉक्सिलिन 1 मिनट ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल रिंस इन टैप वाटर फॉर 5 सेकेंड्स। सोच रहे हो 5 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल गो फॉर ब्लूइंग। ब्लूइंग के लिए हम लोग कुछ बेसिक मटेरियल, अल्कालाइन मटेरियल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्कॉच टैप वाटर लेते हैं फॉर 10 सेकेंड्स फॉर ब्लूइंग। उसके बाद वी विल ऐड द टिश्यू सेक्शन इन द यूसिन। यूसिन में हम लोग क्या करेंगे ना, 20 सेकेंड तक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल ऑल्सो रिंस इन टैप वाटर फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद वी विल ऐड 95% इथेनॉल फॉर 10 सेकेंड एज वेल एज द 100% इथेनॉल फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ज़ाइलिन में उसको क्लियर कर लेंगे इन 20 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग माउंट करेंगे, कवर स्लिप डाल के माउंट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को विल पास इट टू द सर्जन फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। एची स्टेन के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द टॉल्यूडिन ब्लू स्टेन। इसमें क्या होता है कि वी विल, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेन एक्चुअली। तो क्या होता है ना, स्लाइड के ऊपर वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टॉल्यूडिन ब्लू स्टेन। टॉल्यूडिन ब्लू स्टेन जो रहेगा वो विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। उस स्लाइड के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद कवर स्लिप ऐड कर देना है, सो ईजी, ठीक है। उसके बाद दिस इज रेडी फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। बट क्या होता है ना, जो एच स्टेन इज मोर बेटर दैन दिस टॉल्यूडिन ब्लू स्टेन, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो है वो एच स्टेन में ज़्यादा बेहतर आता है। तो इसलिए वी प्रेफर एच स्टेन फॉर द फ्रोजन सेक्शन। तो ये तो हो गया हमारे स्टेनिंग के बारे में। जैसे कि मैं बताई थी स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वो जो मसाला मिक्स इन द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में क्या होता है ना, सो ये हम बताऊंगी मैं। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में हमारे जो जितने पार्ट्स हैं उसको हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है इन द क्रैश हेड वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारा जो होता है ब्रेन, लीवर एज वेल एज द स्प्लीन, उसको हम क्या करते हैं ना, -7 से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हम लोग उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इन द क्रैश हेड। उसके बाद विल सी हमारा जो हो गया रेक्टम, एड्रेनल ग्लैंड, मसल्स, यूटेरस, ये सब जो टिश्यू आते हैं उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है -12 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारा जो होता है लॉन्ग्स, हार्ट, पैनक्रीज, ओवरी, सर्विक्स, प्रोस्टेट, सो ये जो टिश्यूज होता है हम लोग क्या करते हैं ना, -16 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो उसके बाद वी विल सी बोन मैरो एंड ब्रेस्ट, ये टिश्यूज का होता है कि हमारा -20 से -25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसे फ्रीज करते हैं इन द क्रैश हेड। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू फॉर दिस सेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा यही होता है फ्रोजन सेक्शन का तरीका, जैसे कि मैं बताई कि स्टार्टिंग से क्रैश हेड से लेकर हम लोग कैसे माउंट करते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा बात कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे जो भी एक अपडेट दूं तो आपके पास जल्दी जाके पहुंच जाए। और कमेंट करो कि अगर आपको कुछ डाउट हो, कमेंट भी कर सकते हो आप लोग मुझे, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में है मेरा जो ID जो है। चलिए फिर से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।